प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम 7 बज चुके हैं और हम लोग टेट, सुपर टेट या आप जो कह सकते हैं कोई भी साधारण परीक्षा हो उसके लिए जो संधि से प्रश्न आते हैं उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सामान्य रूप से हम लोग अध्ययन करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत विस्तृत अध्ययन करने का कोई हमें लगता है बहुत औचित्य नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि टेट, सुपर टेट या कोई भी सामान्य परीक्षा सामान्य रूप से संधि आती है। तो जो आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आप नाम सुने होंगे, उसी से कुछ कुछ आपके 5-5, 6-6 सूत्र आते हैं ना। तो उसी 5-6, 5-5 मुश्किल से 10-15 सूत्र जो हैं आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। और 2-4 आपका 1, 2, 3, 4 अपवाद आता, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। बहरहाल आज आपसे मैं संधि की चर्चा करने जा रहा हूं। और संधि के पहले मैं कल एक छोटा सा टॉपिक हमारा जो पढ़ा रहे थे उसमें से छूटा था, तो हमने कहा था कि उस पर चर्चा करने के उपरांत मैं संधि पे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जितने हमारे मित्र हैं सभी लोग सुन ले। कल हम लोग लकार इत्यादि की चर्चा कर चुके थे। और लिंग आप जानते हैं, जो संस्कृत में लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और वचन भी आप जानते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ना। मित्र, एक चीज की चर्चा नहीं हुई थी और वो है गण की। किसकी चर्चा झा जी? किसकी चर्चा? गण। और गण मतलब आप जानते हैं समूह। गण मतलब समूह, गण मतलब समूह। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में जो धातुएं हैं, धातुएं यहां लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। लिख लीजिए, धातु मतलब क्रिया। संस्कृत में लगभग कितना? 2000 धातु। ये धातु का चिन्ह है जो आपका ऐसे बनता है, ये धातु का चिन्ह है। 2000, चलिए धातुएं लिख भी दे रहे हैं, धातुएं हैं। धातु मतलब क्या होता है? जो आप जिसे क्रिया रूप बनाते हो, पठत, लिखत, चलत, मिलत, गच्छत ना। पठ, लव, ये सब क्या है? भू, अश, ये सब क्या है? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं हैं। हाँ, चेंज कर दीजिए, अच्छा करिए, थोड़ा दिखाई पड़े अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। अच्छा, ये आज मिश्रा जी सेट कर दिए हैं, ये देखिए अच्छा आ गया भाई साहब। तो संस्कृत में लगभग कितनी धातुएं होती? 2000। इन्हीं 2000 धातुओं को गणों में, किसमें? गणों में मतलब समूह में, समूह में विभक्त किया गया है। गण मतलब समूह में विभक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, लगभग 2000 धातुओं को अब आप नीचे देखिए कितने समूहों में? 10 गणों में, या आप कह सकते कितने, किसमें? समूहों में। 10 गणों में या समूहों में बांटा गया है। समझ में आ गया? पूछा जाएगा 2000 धातुओं को कितने समूहों में विभक्त किया गया है, या कुल गण कितने होते हैं। तो आपको ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हम बता दिए ये चीज। 10 गण, गण मतलब समूह। किसका समूह? धातुओं का समूह। ये जैसे पठ, लिख, भू, ये सब क्या है? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, है क्रिया है, यही तो क्रिया है। तो इसको कितने भागों में विभक्त किया गया है? 10। तो ध्यान दीजिएगा, 10 गण को हम उसे लिख दे रहे हैं एक रफली टाइप का। वैसे तो यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न हमें नहीं लगता आता है। एक बार आया था कि दा धातु किस गण की है, निश्चित रूप से। लेकिन मित्र, मैं इस 5 मिनट टेट में कतई टेट या टीजीटी स्तर तक आप ये नहीं पूछ सकते हो कौन सी धातु किस गण की है। ठीक है भाई, अब सामान्य बालक 2000 धातुएं कैसे रटेगा कौन कौन किस किस गण की है। लेकिन सामान्य से दा, क्री, ऐसे 5-10 धातु इसको आप देख लीजिएगा। जैसे पठ है, भू है, क्री है, दा है, हन है इत्यादि, इनको आप देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले बात हम 10 गण लिख देते हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला क्या है? भ्वादि गण। सभी गण लिख दे रहे हैं आपको। गण क्या कम से कम जानते रहे 10 गण होते हैं, भ्वादि गण। और दूसरा क्या है? आदादि गण। क्या है भैया? आदादि गण। भ्वादादि, जुहुत्यादि। फिर क्या है आपका? जुहुत्यादि गण। भ्वादादि, जुहुत्यादि, दिवादि स्वादिरेवचा ना। फिर क्या है? दिवादिगण। दिवादिगण। उसके बाद क्या है? भ्वादादि, जुहुत्यादि, दिवादि स्वादिरेवचा तुदादिश्च रुधादिश्च तनाद क्रीचुरादय। तो दिवादिगण के बाद फिर क्या है? तुदादिगण। क्या है? तुदादिगण। अभी देखिएगा, ये आप केवल ऐसे रफली पढ़े रहे, यहां से आपको बहुत प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आप जानते रहे 10 गण होते हैं ना। दिवादी के बाद स्वादि गण होता भाई साहब। ए झा जी क्या बोलते हैं? बोलना चाहिए। फिर क्या उनसे गण है? स्वादिगण। 6 नंबर पे तुदादिगण। फिर क्या है? तुदादिश्च। हे भाई साहब भागो ना, अभी मैं बता रहा हूं, इसमें मैं क्या बताना चाह रहे हैं। रुधा दिश्च। और फिर क्या है? तनादिगण। क्या है? 8, 9, 10। फिर क्या है? तनादि गण। फिर क्या है? क्रयादि गण। और सबसे अंतिम में क्या है? चुरादि गण। अब आप एक चीज बताइए भैया, जैसे 2000 धातुएं थी, तो उनके प्रकृति, उनके स्वभाव के आधार पर 2000 धातुओं को 10 भागों में विभक्त कर दिया गया। कितने भागों में? 10 भागों में। यहां हम इसलिए इसको लिखे हैं कि हो सकता कभी में भी पूछ ले कि सबसे बड़ा गण क्या है, सबसे छोटा गण क्या है। तो सबसे बड़ा गण मित्र आपका क्या है? भ्वादिगण है। क्या है? भ्वादिगण। इसमें कितनी धातुएं हैं? लगभग 1035 धातुएं हैं। किसमें? किसमें? भ्वादिगण में 1035 धातुएं हैं। और सबसे छोटा गण आपका तन विस्तारे 10। तन विस्तारे ये 10 धातुएं तनादिगण में है। किसमें है? तनादिगण में लिख लीजिएगा 10 धातुएं। बस इतना आपके लिए महत्वपूर्ण था मित्र, इतना ही महत्वपूर्ण था। 10 गणों में आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा गण क्या है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा गण पहला वाला 1035। 2000 में 1035 एक भाई साहब। और पूछा जाए सबसे छोटा गण कौन सा है, तो आप कहोगे तनादिगण है। पूछा जाएगा कितनी धातुएं, तो 10 धातुएं उसमें, 1035 उसमें। तो सबसे बड़ा छोटा पूछा जाएगा, पता ले जाओगे। पूछा जाएगा धातुओं को कितने समूहों में या कितने गणों में विभक्त किया गया है, तो आप कहोगे उत्तर में आपका होगा 10। क्या होगा? 10। ठीक है। अब धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। बहुत सारी धातुएं परस्मैपदी में भी चलती हैं और आत्मनेपदी में भी चलती हैं। और बहुत सारी धातुएं केवल परस्मैपदी में चलती, बहुत आत्मनेपदी में चलती है। कल हम चर्चा कर दिए थे। जैसे पठत, लिखत, गच्छत, मिलत, हसत, ये सब जो है परस्मैपदी रहता है। और जो एते ते, लभते, लभेते, लभंते, सेवते, सेवेते, सेवंते, ये सब आत्मनेपदी है। ये सब क्या है? आत्मनेपदी है। बस अभी आप इतना जानिए। तो निखिल सबसे बड़ा गण क्या है? भ्वादिगण ना। सबसे छोटा तनादिगण। भ्वादिगण में कितनी धातुएं? तनादिगण में धातुओं को कितने समूहों में विभक्त किया गया? 10 समूहों में। या कितने गणों में? कुल गण संस्कृत में कितने होते हैं?
कुल धातुएं लगभग कितनी हैं? 2000, लगभग 2000, 1970, कोई 86 ऐसे मानते हैं। तो आप जानिएगा आपका अब ये प्रकरण मित्र हम लोगों का पूरा हो गया जो कल बचा था। अब आइए मित्र, जितने हमारे मित्र हैं, हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चलते हैं, संधि पर। किस पर? संधि पर। और आज की कक्षा ही बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों का 10 मिनट समाप्त हुआ, लेकिन एक गण हम लोगों को समझ में आ गया क्योंकि यहां से एक बार प्रश्न आया था ना। आइए मित्र, अब हम आलू करते हैं। झा जी, हमारे सामने बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही तेजस्वी वक्ता हमारे झा जी बैठे हैं, और सत्यदेव जी हैं, सुनील जी हैं, निखिल जी हैं, और एक महागधा लड़का बैठा है भाई साहब, उसका नाम नहीं लेंगे, कहता है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। और दो लोग बैठवे करते हैं, एक चिरंजीवी, एक मिश्रा जी, आप जानते ही हैं। तो भाई साहब आप आइए, हम लोग पढ़ रहे संधि। क्या? संधि। ठीक है। कहते एक जयप्रकाश नारायण गए तो दूसरा जयप्रकाश नारायण, हम वही वाले हैं। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, संधि मित्र पूछा जाएगा। सबसे पहले संधि क्या चीज, थोड़ा 2 मिनट हम आपका समय लेना चाहेंगे। जैसे आप किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? बताइए। वर्ण है। क्या है? वर्ण है। वर्णों से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है ना। और अनेक प्रकार के वाक्यों को जोड़ करके, अनेक प्रकार के शब्दों को जोड़ करके जो वाक्य बनाते हैं, उसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, ये जो संधि पद है, संधि लिखा है, ये वास्तव में वर्णों के बीच में लगने वाला नियम है। किसके बीच में? वर्णों के बीच में लगने वाला नियम है। और जब वर्ण वर्ण जुड़कर शब्द बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो दो शब्द मिलकर जो नियम लगता है, दो शब्दों के बीच में जो नियम लगता है, उसे कहते हैं समास। क्या कहते हैं? और समास। और पूरे वाक्य को जब देखकर हम कोई नियम लगाते हैं, उसे कहते हैं कारक। जैसे मान लो लिखा है राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है में हम पहले राम को देखेंगे, फिर विद्यालय को देखेंगे, फिर जाता है के लिए हम क्या प्रयोग करें उसको देखेंगे। तो इस प्रकार से मित्र ध्यान दीजिएगा, पूरे वाक्य को हमको देखना पड़ेगा। फिर राम लगाएंगे, विद्यालयम लगाएंगे, गच्छति राम के हिसाब से लगाएंगे, कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या, पूरा सब चीज ध्यान देंगे। ये वाक्य में होगा। किस में होगा? तो ये चीज आप कब जानेंगे? जब कारक पढ़े रहेंगे। और जब आप वर्ण वर्ण को बीच में नियम जानते हो तो आप संधि जानते हैं। जब दो शब्दों को आप मिलाना जानते हैं तो इसका मतलब आप समास जानते हैं। दो वर्णों को मिलाना जानते हैं मतलब संधि जानते हैं। और भाई साहब सभी प्रकार के शब्दों का अच्छे तरीके से समन्वय करना जानते हैं तो इसका मतलब आप कारक जानते हैं। क्या जानते हैं? कारक जानते हैं। आ गया समझ में? तो हम लोग उसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं संधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संधि। अब संधि शब्द देखिए बना कैसे है। सबसे पहले झा जी, ये बना है सम उपसर्ग है। और हमने आपसे कहा था बहुत, मतलब कोई नियम ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कहीं सा के ऊपर सा के बाद ना रहे, सा के बाद मा रहे, सा के ऊपर अनुस्वार रहे और उपसर्ग पूछ ही लिया गया तो पक्का पक्का होगा भाई साहब। मान लो तो सम उपसर्ग की तरफ जाना। किसकी तरफ? सम। और ये धा धातु है। कौन सी? और प्रत्यय पूछा जाएगा की प्रत्यय है। कौन सा? की प्रत्यय। और ये जब इसको जब आप जोड़ देंगे तो बनेगा संधि। क्या बनेगा? संधि। अब देखिए संधि धी 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 करके जैसे रहता है, अधिकतर प्राय देखा जाता है कि इसमें की प्रत्यय है। अब की प्रत्यय क्या, इसको मत पूछिएगा। समझ में आया कि प्रत्यय बहुत सारे हैं, इसको आप सबको नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं तो ऐसे पूछ लिया जाए किस लिंग में है तो आप कहेंगे संधि पुल्लिंग में है। किस में है? संधि पुल्लिंग में है। पूछा जाएगा संधि है किस लिंग में? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, उपर्युक्त सभी में। तो आप कहेंगे क्या? संधि पुल्लिंग है। क्यों? आया पूछा जाए कि प्रत्यांत शब्द होते हैं पुल्लिंग, या ऐसे धी धी करके कोई शब्द आ जाए, आपसे पूछिए ये किस लिंग में है तो आप मार दीजिए किस में? पुल्लिंग में। बहुत आए तो आपको पुल्लिंग में ही मिलेंगे। ठीक है। अब आइए संधि वास्तव में है क्या चीज भाई साहब?
संधि के विषय में आप क्या, संधि हम हेडिंग डाल रहे हैं फिर एक बार, और संधि है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। संधि पहली चीज वर्ण विधि, वर्ण विधि है। संधि क्या है? वर्ण विधि है। वर्णों के बीच में जो नियम लगता है उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ क्या होता है? कहते हैं मेल, जोड़, लेकिन किसका? वर्णों का। क्या? वर्णों का। संधि, अब यहाँ संधि, हम संधि मतलब आप जानते हैं संधि, संधि बहुत प्रकार की होती है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर संधि शब्द से तात्पर्य ये होगा वर्णों का, वर्णों का क्या? मेल, या आप कहें क्या? योग। क्या? वर्णों का मेल या योग। ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो, हाँ, जब दो वर्ण, जानती, जब दो वर्ण मिले और उसमें कुछ विकार हो या परिवर्तन हो मित्र, वही आपका संधि है। दो वर्णों के मेल से, अब आप इसको लिखेंगे नहीं, हम, आप सुन लीजिएगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार, ब्रैकेट में आप लिखिएगा परिवर्तन, उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जा जी, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार विकार, विकार मतलब परिवर्तन। भैया आ जुड़ा, बड़ा या हो गया, आ ई जुड़ा, ए हो गया, तो दो वर्ण मिले, बदले ना, परिवर्तन हुआ ना, यही क्या है? यही संधि है। संधि। समझ आ गया। अब आइए देखिए मित्र, ये समझ गए संधि क्या है, तो इसको लिख नहीं रहे हैं। अब अगला टॉपिक आपका इसी में आता है, ध्यान दीजिएगा। संहिता कहते हैं संधि में, संधि में संहिता का अधिकार चलता है। संधि में संहिता का अधिकार चलता है। चलता है अर्थात संधि के लिए, अर्थात संधि के लिए संहिता अनिवार्य तत्व है। अनिवार्य तत्व है। संधि के लिए संहिता क्या है मित्र? अनिवार्य तत्व है। ठीक है। अब कहे गुरुजी हम संहिता नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे कैसे संहिता, समझ में आ गया। हमने बता दिया भैया संधि में संहिता का अधिकार चलता है और अर्थात संधि के लिए संहिता अनिवार्य तत्व है। कहे गुरुजी हम यही नहीं जानते कि संधि क्या हो, संहिता होती क्या है। हम यही नहीं जानते हैं संहिता होती क्या है। जयप्रकाश, संहिता क्या होती है? कहेंगे गुरु संहिता तो हमारे गांव में एक वो है, उसका नाम है संहिता। संहिता नहीं संगीता है, जान रहे हैं भाई साहब। तो संगीता की बात नहीं हो रही, यहाँ किसकी बात हो रही है? संहिता की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, अब हेडिंग हम डालते हैं संहिता। क्या डालते हैं? संहिता क्या है। तो आपको, हमने आपको बता दिया था संहिता कब होती है। थोड़ा इसको चालू करिए टीवी, कमेंट नहीं देख पा रहे, हमको मोबाइल बार बार देखना पड़ता है क्योंकि कोई प्रश्न पूछा, क्या पूछा बताना पड़ता है। संहिता क्या है मित्र? तो मित्र इसका है परह, ये हम आपको बताए थे मित्र जब संज्ञा प्रकरण बता रहे थे। परह सन्निकर्ष संहिता, परह सन्निकर्ष संहिता। मैं मित्र आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप एक बेहतरीन नोट्स का निर्माण करें। और हमारे बहुत सारे मित्र आते कहते नोट्स, भैया नोट्स मेरे पास कुछ नहीं, मेरे दिमाग में जो लिखा पढ़ा देते सब लोग नोट्स बना लेते हैं। समझ में आया? और आप एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे और निश्चित रूप से मित्र आज तक वास्तव में पता है बहुत ही अधिक व्यस्त थे और आज के बाद कल भी, कल और एक दिन व्यस्त रहेंगे। कल के बाद मैं खाली हो जाऊंगा, फिर एकदम विधिवत खाली हो जाऊंगा और उसके बाद फिर आप लोगों के पीछे एकदम दुगने मेहनत से लगेंगे। और कल तक हमारे यहाँ कल बहुत सारे लोग, जितने लोग पेपर देने वाले हैं, कल हायर का पेपर है और सारे हमारे यहाँ जो हैं सबका पेपर है, तो उसी में सारे लोग व्यस्त हैं।
ठीक है, इधर टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट इत्यादि आया तो सब लोग थोड़ा सा, सब ही लगभग 90% लोगों का हो गया है, तो इसीलिए काफी लोग सब आपस में उत्साहित हैं। अरे अभी इतना ना देखो, टेट वाले लड़के हैं, हायर वाले लड़के हैं, कहीं तब तो गलत दिखा, डबल तार रहता का लड़के पगला जाइए, कहीं गुरु जी गलत लिख दिए यहाँ पे। देखिएगा, परः सन्निकर्षः संहिता, समझ में आ गया मित्र? परः सन्निकर्षः संहिता। अब आइए देखिए, परः सन्निकर्षः संहिता क्या है? तो आपको शायद हम लिखाए थे, यहां पे आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, दो वर्णों के बीच में अत्यधिक सन्निकर्षा मतलब निकटता ही, निकटता समीपता ही क्या है? संहिता है। दो वर्णों के बीच में जो अत्यधिक निकटता है, जो सन्निकटता है, जो समीपता है, वही क्या है? संहिता है। बोले परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। आ गया? पूछा जाएगा संहिता किसे कहते हैं? संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो ABCD 4 ऑप्शन रहेगा मित्र, तो उसमें आपको भरना रहेगा परः सन्निकर्षः संहिता, जिसमें रहेगा उसी को टिक करना है। या पूछा जाएगा दो वर्णों की अत्यधिक निकटता समीपता क्या कहलाती है मित्र? संहिता कहलाती है। ठीक है, संधि में। अब लेकिन कहे भैया पूरे सब जगह पे संहिता कहाँ अनिवार्य होती, कहाँ ऐच्छिक होती है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके विषय में हम एक लाइन लिखाएंगे कुछ। अच्छा, पेज ही बदल दें, पेज ही बदल दें। संहिता कहां पर अनिवार्य और कहां ऐच्छिक? संहिता कहां अनिवार्य होती और कहां ऐच्छिक होती मित्र? तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये लाइन जो लिखा रहा हूं आप नोट कर लीजिएगा। 1 2 3। बोले संहत एक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु विवक्षामपेक्षते, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। ध्यान दीजिएगा मित्र, बहुत अच्छे तरीके से मैं अलग अलग लिखा दे रहा हूं। संहिता कहां पर अनिवार्य होती है? कहते एक पद में, किसमें? एक पद में, ठीक है। और कहें कहां? कहें धातु और उपसर्ग के बीच में, कहे और कहां? कहें समास में, समास में। अब देखिए मित्र कैसे अनिवार्य होती है, आप यह समझ लीजिएगा, यहीं पर एकदम समझ लीजिएगा। झा जी कहें एक पद में कैसे अनिवार्य होती है? कहे देखो एक पद है, ये तो मैं आपको उदाहरण हंसाने के लिए और समझाने के लिए, एक पद है नायक और एक पद है नायिका। ये दोनों भैया एक एक पद है ना, क्या है? एक एक पद है। अब मान लो कोई झा जी कहानी लिख रहे थे, झा जी, तो उसमें कहानी में था भाई साहब, नायक नायिका को लेकर भाग गया। एक लाइन थी, नायक नायिका को लेकर भाग गया। तो सत्यदेव आए, कहे गुरुजी नायक नायिका को लेकर भाग गया, तो एक काम ऐसा करते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? नई, अच्छा दूसरा कलर कर दें कि नई, ये अभी लिखिएगा मत मित्र, इसको लिखिएगा मत। नई धन अकह, नई धन इका को लेकर भाग गया। अब बताइए मित्र, क्या इसको ऐसे आप कहीं लिखा देखे हो?
ऐसे लिख सकते हो। कहे नहीं गुरु जी पूरा भाव गड़बड़ा जाएगा। कहे कैसे गड़बड़ा जाएगा? कहे ये नहीं, ये नई धन का एक पद है पूरा भैया, इसको पूरा मिलाओ। ये पूरा मिलाना पड़ेगा, इसमें संहिता करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी, और नई धनिका में करोगे तब इससे नायक बनेगा, इससे नायिका बनेगा। कहें गुरु जी संधि तो उभय नहीं करती है, तो संधि नहीं आती भाई साहब, आप तो कैसे, तो घबरा जाएगा। नायक, अब इसको मिला देंगे तो बनेगा नायक, और इसको मिला देंगे बनेगा नायिका। आपने इसमें संहिता किया, आपने इसको जोड़ा। यहाँ आप ये स्वतंत्र नहीं है कि नहीं नई धनिका नई धनिका को लेकर भाग गया, नहीं, यहाँ यह अनिवार्य है संहिता। तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों जगहों पर झा जी कहाँ कहाँ, ये देखिए इन तीनों जगहों पर संहिता अनिवार्य होती है, संहिता अनिवार्य होती है। मतलब यहां संहिता आपको करना ही करना पड़ेगा। कहें गुरु जी संधि धातु और उपसर्ग के बीच में कैसे? तो अभी ऊपरा लिखे थे सम धा की, उसको आप मिलाए तभी तो संधि बनी। कहीं धातु और उपसर्ग आएगा जब, जैसे मान लो कोई भी शब्द आ जाएगा, देखिए इसमें दिखा है आपका धातु और उपसर्ग के बीच में संहिता कैसे अनिवार्य होगी? तो कहे भैया जैसे मान लो निधन औसत है, क्या है? निधन औसत, क्या बनेगा? न्यौसत, क्या बनेगा? न्यौसत। अब देखिए लिखा है प्राधन रिक्षत, प्राधन रिक्षत, इसको आपको जोड़ना ही पड़ेगा तभी जो आप अर्थ लेना चाहते हैं मिल पाएगा। अगर इसको ना जोड़े, कहे नहीं नहीं प्लस प्लस है इसे पूरा अर्थ ले लीजिएगा, कहे नहीं नहीं इसको जोड़ना ही पड़ेगा, कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, इसको आपको जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा अभी आपका आया सम था और की, तो की तो ये प्रत्यय तो पहले से आपका है अनिवार्यता, तो उसको तो आप जोड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन मित्र ये धातु है, ये उपसर्ग है, दोनों को आप जोड़ेंगे तभी संधि बन सकती है। कहे नहीं धाकी और ई सम संधि होगा, नहीं, ये उपसर्ग है, ये धातु है, कभी भी उपसर्ग और धातु है उसको आपको जोड़ना ही पड़ेगा। यहां भी आप ऐच्छिक नहीं है, ये अनिवार्य है। ऐच्छिक मतलब होता है चाहे करें चाहे ना करें, समझ में आ गया? ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब कहे समास में गुरु कैसे कैसे होगा? जैसे है राज्ञः और पुरुषः, इसको आप जब राजपुरुषः बनाओगे, राजपुरुषः बनाओगे तभी इसका कोई महत्व है। जैसे मान लो आप कोई लिखा हो राजपुरुष आ रहे हैं, राजपुरुष, तो आप वहां ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं राज्ञः पुरुषः आ रहे हैं, बोल सकते हैं क्या? नहीं भैया, ये आपको दोनों जोड़ना ही पड़ेगा, संहिता करनी ही पड़ेगी, तभी मित्र बनेगा आपका राजपुरुष, और तभी उसका जो आप सही अर्थ लेना चाहते हैं बनेगा। समझ में आ गया? जैसे मान लो ये तो केवल ये बनाया जाता है कि इसको कैसे विग्रह होगा, लेकिन ये आप किसी लाइन में, आप कोई कहानी में आप ऐसे नहीं देखते हो राज्ञः पुरुषः ऐसे लिखा हो। समझ में आया? वहां तो राजपुरुषा ही लिखा जाएगा, राजमाता ही लिखा जाएगा, राज सेवक ही लिखा जाएगा, राज्ञः सेवकः अत्र आगच्छति ऐसा लिखा जाता है क्या? राज सेवका। समझ में आ गया मित्र? समझ गए? तो समास में और ज्यादा ना समझे हो तो इतना तीन चीज समझ लो कि एक पद में धातु और उपसर्ग के बीच में समास में संहिता नित्य होती है। तो कहे गुरु जी कहाँ ऐच्छिक वाला होगा? कहे ऐच्छिक वाला कहाँ होगा? कहे ज्यादा न जल्दबाजी करो, बता रहे हैं। ये जो चौथी जगह लिखाने जा रहे हैं मित्र, यहां संधि ऐच्छिक होती है। जैसे चौथी जगह देखिएगा, वाक्य में चौथा क्या है? वाक्य में संहिता, अच्छा मैं जब संहिता लिखे संधि संहिता लिखे, वाक्य में संहिता, वाक्य में संहिता ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है, होती है, चाहे करें
या ना करें, चाहे करें या चाहे ना करें। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, इसके में झा जी आपके लिए लिखा है रामः गच्छति, मान लो लिखा है, आप लिखे रामः गच्छति, तो हमने देखा कि भैया ये रामः गच्छति मतलब हो गया राम जाता है, राम जाता है, यही तो होगा मित्र। यहां लेकिन विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा तो विसर्ग संधि पक्का पक्का हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, लेकिन कहे नहीं ये वाक्य है, हम संधि नहीं करेंगे, संहिता नहीं करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, हमारी इच्छा नहीं है तो मत करिए। लेकिन मान लो हमको विसर्ग संधि आती है, हमको विसर्ग संधि आती है और मित्र हम इसको करते करते बना दिए रामो और गच्छति। कहे गुरु जी ये बताओ आप वाला सही है कि हमारा वाला सही है? तो हे भैया ये वाक्य है, यहाँ संहिता जो है ऐच्छिक थी, चाहे करते या चाहे ना करते। तो भैया क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब मेरे साथ आप बोलिए, बोले एक पद में, एक पद में धातु और उपसर्ग के बीच में समास में संहिता नित्य होती है, अनिवार्य होती है, किंतु वाक्य में संहिता ऐच्छिक होती है, चाहे करें या चाहे ना करें। बस आपसे यही पूछा जाएगा संहिता कहाँ अनिवार्य होती, तो आप कहेंगे एक पद में, धातु और उपसर्ग में, और का समास में। कहाँ ऐच्छिक होती है, वाक्य में, चाहे करें और चाहे ना करें। समझ में आ गया? अब मित्र एक लाइन आप और आगे लिखिएगा, समास में समास विग्रह होता है, समास में समास विग्रह होता है, लेकिन संधि में, संधि में क्या होता है, संधि, संधि विच्छेद होता है, संधि में संधि विच्छेद होता है, संधि में संधि विच्छेद होता है। ठीक, एक आवश्यक, बहुत ही आवश्यक कार्य आ गए थे, 1 मिनट बाधा हुई, क्षमा चाहते हैं। संधि में संधि विच्छेद होता है, यहां पर लिए। अब देखिए संधि में और क्या क्या चीज होता है, पर यहां मैं आपको थोड़ी रूपरेखा बता दे रहा हूं। संधि में एक तो मान लो प्लस का निशान लगाते हो, कभी कभी क्या होगा दोनों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है पहला वाला ही वर्ण क्या हो जाएगा, पहले वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण हो जाएगा, कभी कभी किसी वर्ण का द्वित्व हो जाता है, कभी कभी कोई वर्ण द्वित्व हो जाता है ना, और कभी कभी क्या होता है एक वर्ण का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, हाँ कभी कभी एक वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे मान लो ये पहला वाला वर्ण इसको लोप हो गया। अब इसको थोड़ा समझना, यहाँ बहुत ज्यादा आपको रुकना नहीं ना, बहुत ज्यादा समझना, बस इतने जानिएगा। कभी कभी दोनों वर्ण मिलकर मान लो जैसे आ था और ये भी आ था, तो दोनों मिलकर दीर्घ या हो गया। कभी कभी यण इत्यादि में ई का केवल या हो जाता, बाद वाले से कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? कभी कभी वर्णों का द्वित्व हो जाता है, कभी कभी जगह झरो झर सवर्ण इत्यादि में देखिए यहाँ पहले वाले वर्ण का लोप हो जाता है,
कभी कभी दोनों वर्ण में प्लस की इधरियो दोनों में कभी कभी परिवर्तन हो जाता है। तो ये तमाम सारे परिवर्तन, यही तो वर्णों का विकार है, यही तो वर्णों का विकार है। विकार मतलब यही तो परिवर्तन है। समझ में आया? संधि में आप करते क्या हो भैया, दोनों वर्णों को कभी कभी दोनों वर्णों को मिला देते हैं, कभी कभी पहले वाला वर्ण बदलता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं, कंडीशन रहती है। कभी कभी आप देखते हैं कोई वर्ण द्वित्व हो जाता, मतलब दुई बार हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि दोनों वर्णों में विकार उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया? कभी कभी देखते हैं कोई वर्ण लोपय हो गया, यही सब संधि है, यही सब विकार है। ठीक है। और कभी कभी आप देखते हैं कि दुई वर्ण वैसे कुछ बैठा रहे और बीच में कोई, देखो इधर देखिए, संस्कृत कहते हैं, संस्कृत बनाते हो तो ऐसे लिखते हैं ना, संस्कृत। ई वाला जो सा आया, ई वाला सा, ये वाला सा आगम हो गया। कभी कभी कोई नया वर्ण बीचों में आ जाता है, आगम हो जाता है, सुट का आगम हो गया। भाई आप संस्कृत को जब लिखते हो, संस्कृत को लिखते हैं झा जी, तो कैसे लिखते हैं? पहले अलग अलग बोलिए। पहले सम उपसर्ग होगा, लिखते हैं सम, क्री और अक्त, ता प्रत्यय। तो आप भैया इससे संस्कृत नहीं, यही बीचों में सा भी तो आता है। सूत्र में स बचा। तो ये तमाम सारे परिवर्तन संधि में होते हैं, और इन तमाम सारे परिवर्तन को हम तीन संधि, ध्यान दिया, तीन संधि में, कितनी संधियों में? मुख्य रूप से तीन संधियों में विभक्त करते हैं। तो ये आपको केवल समझाने के लिए लिख देती, आप नोट्स बनाए चाहे ना, इसको आपको कोई जरूरी नहीं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, इसके लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है भैया, मिटा दे रहे झा जी। अब आइए संधि के प्रकार पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? संधि के प्रकार पे चलेंगे। आइए, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। अब यहां पर आप लिखेंगे मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो आप यहां लिख लीजिए, मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। और तीनों प्रकार की संधियों की रूपरेखा मित्र आप यहीं देख लीजिए थोड़ा सा, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की। पहली कौन संधि है? स्वर संधि। दूसरी क्या है? व्यंजन संधि। तीसरी क्या है? विसर्ग संधि। अभी मित्र 10 मिनट में आपको संधि की इतनी अच्छी रूपरेखा आपकी तैयार हो जाएगी, आप भी सोचोगे कितना मजा आ गया। बहुत अच्छे तरीके से मित्र, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। झा जी, तो मित्र पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप जब विच्छेद करते हो तो बीच में ऐसे प्लस का निशान लगाते हो। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आप बताइए। पक्का? तो एक यहां से मेरे कहने से एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आप प्लस का निशान लगाते हो, यदि प्लस के निशान के पहले स्वर वर्ण है, कौन सा वर्ण है? तो भाई साहब पक्का पक्का या तो स्वर संधि होगी या तो फिर कोई संधि नहीं होगी। पहले यदि स्वर वर्ण आप देख लिए तो या तो स्वर संधि होगी या तो फिर कोई संधि नहीं होगी। समझ में आ गया? पक्का? भाई साहब एक चीज और हाथ जोड़ के बता रहे हैं, केवल ये टेट, सुपर टेट या सामान्य विद्यार्थियों के लिए कक्षा है ना। कुछ लोग दिमाग हंसचा इत्यादि अभी वहां पीछे बहुत चला जाए, कहीं ऐसे कैसे बता दिए, ये कर दिए। तो यहाँ मैं केवल उन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ जिनका भाई साहब टेट, सुपर टेट, कोई सामान्य टीजीटी स्तर तक। तुम्हारे बहुत जो विद्वान मित्र होंगे तो वो ये सब कुछ ट्रिक होता है, यहाँ ज्यादा वो दिखाएंगे तो वो जो लड़के हैं ना भाई साहब, वो गबड़ा जाएगा। तो प्लस के पहले यदि आप स्वर वर्ण देखना तो क्या मानेंगे? स्वर संधि। अब आइए, इसी प्लस के पहले यदि आप कभी व्यंजन वर्ण देख लो, व्यंजन मतलब कोई व्यंजन रहेगा, हलंत लगा रहेगा,
जैसे ता गा जा कुछ भी रहेगा, हलंत लगा रहेगा तो समझ जाना ये व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि। और यदि मित्र कभी प्लस के पहले विसर्ग रहे तो आप समझ जाना कि भैया तो विसर्ग संधि कर सकते हैं, या तो फिर कोई नहीं होगा। विसर्ग संधि ही हो सकती है अगर विसर्ग आ गया। ठीक जा भैया। अब देखना स्वर वर्ण में बाद में हमेशा स्वर वर्ण ही आएगा, स्वर वर्ण ही आएगा। तो आपके एक बहुत बढ़िया हो गया, कहे कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होने पर जो विकार मतलब परिवर्तन होगा उसे आप स्वर संधि कहोगे। समझ में आ गया झा जी? ए लाला जयप्रकाश नारायणी आजादी की लड़ाई के लिए नहीं लड़ रहे हो, पटक के मारेंगे भाई साहब। ध्यान दो इधर भाई साहब, बहुत पीछे जैसे फांसी लग रही है। पढ़ लो, कक्षा 8 में पढ़ता, 9 में कै में हो? 9 में गया भाई साहब, बहुत बड़ी क्लास में। तो ये सब 9 का है, समझ है? सब 9 का है, 8 है का है, समझो ना। व्यंजन वर्ण पहले होगा और बाद में भैया व्यंजन संधि है तो स्वर वर्ण भी आ सकता है, स्वर वर्ण भी आ सकता है और व्यंजन वर्ण भी आ सकता है। कौन सा? अब देखिए इसकी परिभाषा क्या हो गई, बोलिए व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान देना भाई साहब, लिख लेना, नहीं लिखना नहीं, इसी चार्ट को समझना है आपको। बहुत लिखने का प्रयास मत करिएगा, दिमाग में लिखिए अपने, इसीलिए मैं आपको इतनी बार रटाता हूं, बार बार। समझ में आया? तो बताइए स्वर संधि किसे कहेंगे? लाला, लाला बताओ, नहीं तो मार देंगे भाला भी। बोले स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होने पर जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे कौन संधि? स्वर संधि। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो तगड़ी आवाज देख रहे झा जी की थी भाई साहब। विसर्ग में विसर्ग का मेल जब चाहे स्वर वर्ण से हो, स्वर वर्ण से या तो किससे हो? व्यंजन वर्ण से हो, तो भैया जो परिवर्तन होगा उसे आप कहोगे विसर्ग संधि। उसे आप क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। आइए मित्र, यही विसर्ग जो है, कभी कभी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। इधर देखिए झा जी, यही विसर्ग आपको कभी कभी सा में दिखाई पड़ेगा, कभी कभी आपको रा में दिखाई पड़ेगा, लेकिन यह पक्का पक्का आप जान जाओगे विसर्गे वाला सारा है। जैसे मान लो कहीं है, ध्यान दीजिएगा, कहीं लिखा है रामस, रामस, तो रामस के बाद मान लो प्लस के बाद कुछ भी है तो इस सा को आप जान जाओगे कि रामह था, रामह बन सकता है, रामह। इसका मतलब विसर्ग संधि हो सकती है भाई साहब, समझ में। और जैसे मान लो रा वाला उदाहरण देखो, कहीं लिखा है पुनर और मान लो डाट करके लिखा है, तो पुनर थोड़ी होता है, वास्तव में ये पुनः था। क्या था? पुनः था। समझ में आ गया? मान लो कहीं लिखा कबीर, अभी 2-3 उदाहरण देखिएगा जो आप कहेंगे विसर्ग ये वाला कैसे समझेंगे गुरुजी से। मान लिया कहीं लिखा कबीर ना, या लिखा हरीर, तो भैया हो ये पक्का पक्का जान जाओगे कभी था, विसर्ग ही रा हुआ है। ये हरीर में जान जाओगे विसर्ग का ही रा है, तो पक्का पक्का विसर्ग संधि होगी। बात समझ गई नहीं? बात समझे भाई साहब कि नहीं समझे? और अब अगर आप समझ गए हो तो हम सीधे सीधे ज्यादा ना चल के स्वर संधि पे चलेंगे। कहां चलेंगे? स्वर संधि पे। हमारे सभी मित्र जो इस समय हैं वो अपने कॉपी में अपने जहां जो भी लिए हो वहां पे हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। क्या हेडिंग डालेंगे? स्वर संधि। और झा जी कल से एक बढ़िया यहाँ डंडा रखो और सबकी गलती देखा करो। आपका काम है गलती गिने रहना, ठीक है?
अब बाद में बताते भाई साहब जब कक्षा समाप्त होने के बाद। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहेंगे निखिल तुम बताओ? स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मिलने के बाद विकार या परिवर्तन जो उत्पन्न होता है उसे स्वर। बहुत बढ़िया भाई साहब, अगर निखिल बता ले गया और लालवा बता ले गया भाई साहब एकदम पक्का पक्का क्या है आपको भी आ गया होगा। अब देखिए मित्र, स्वर संधि के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, कुछ चीज मैं आपको कार्य दे रहा हूं। सबसे पहले इसको रट डालिए, इसको रट डालेंगे हो सकता है यहीं से आ जाए प्रश्न डायरेक्ट। सबसे पहले देखिएगा, वैसे तो आपका कोई क्रम नहीं है कि ये पढ़ो, ध्यान देना, लेकिन आपकी सहजता के लिए आपके उसके लिए हम लोग कुछ को पहले ऐसे रटाते हैं, 4 के बाद 5 नंबर, 5 के बाद 6 नंबर। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको लिख रहा हूं, एक सूत्र लिख रहा हूं। अच्छा ना, इस सूत्र मत लिखिए, संधि पढ़े हैं, कुछ नाम वाम जानते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, ऐसे कुछ जानते हैं ना, तो ध्यान दिएगा स्वर संधि के अंतर्गत मित्र प्रायः जब आप सामान्य पढ़ते हैं, वैसे तो जब आप टीजीटी पीजीटी इत्यादि पढ़ेंगे पहली संधि आती है यण संधि। क्या आती है? यण। लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो आप ऐसे पढ़िए दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। झा जी, और आप इसी क्रम से मित्र पढ़िएगा, इसी क्रम से लिखिएगा दीर्घ संधि, और इसके बाद आप लिखेंगे गुण संधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुण संधि लिखेंगे। और मित्र फिर इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे गुण के बाद वृद्धि संधि, और यही क्रम रहे मित्र, इसको क्रम मत तोड़िएगा। अगर इसको क्रम आप नहीं तोड़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप कंठस्थ कर ले जाएंगे। वृद्धि संधि के बाद फिर आप लिखेंगे यण संधि, और यण संधि के बाद मित्र आप लिखेंगे आयादि संधि। क्या लिखेंगे? आयादि संधि। कौन संधि? आयादि संधि। और आयादि संधि के बाद आप लिखेंगे पूर्व रूप संधि। क्या लिखेंगे? पूर्व रूप संधि। और उसके बाद 7 नंबर पे आप लिखेंगे पर रूप संधि। ठीक है, अगर ये संधि है तो इसका सूत्र भी होता होगा जो हमको बताता है कि अगर ऐसे ऐसे हो तो ये संधि होगी, ऐसे ऐसे हो तो ये संधि होगी। तो इसका सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले नीचे से चालू कर देते हैं, क्या ना, तो देखिए ये पररूप है। क्या लिखा है? पररूप। तो पक्का पक्का पररूप वाले में पररूप पीछे आ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसका सूत्र पूछा जाएगा तो लिखेंगे एंग एंग पररूपम। अब यहां मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि आप नए अगर हैं तो पक्का पक्का इन दोनों संधियों में आप बहुत कंफ्यूज होंगे। पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि के आपकी ये जो सूत्र है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यदि पर रूप आ रहा है तो पर रूप संधि का होगा, यदि पर रूप कुछ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये पूर्व रूप का होगा। और इसका मित्र सूत्र है इंगह पदांता दति। इंगह पदांता दति। और आयादि संधि का है, पहले ऐसे लिखिएगा एक साथ, यचो यवा यावा, यचो यवा यावा। यण संधि का लिखेंगे आप मित्र इको यणच। ठीक है, अब उसके बाद वृद्धि संधि का आप लिखेंगे, वृद्धि संधि का लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ, वृद्धिरादय चना लिखना, लिखना मित्र वृद्धि रेच लिखना। और यहां अदेंग गुणा ना लिखना, गुण संधि का लिखना आद आद गुणा। और दीर्घ संधि वाले में आप लिखेंगे आकाह सवर्णे, आकाह सवर्णे दीर्घ। अब मेरे साथ आप लोग बोलिए, बोले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होगा? आकाश सवर्णे दीर्घ,
आकाः सवर्णे दीर्घ, बोले आकाः सवर्णे दीर्घ। अब सबसे पहले आप ये तो समझ गए, तो संधि आप पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आता होगा तो कम से कम नाम तो जान जाएंगे। सूत्र रटिए मित्र, सूत्र रटिए, और अगर सूत्र रट लिए तो मैं आपको सूत्र समझा दूंगा तो निश्चित तौर पे आप यहाँ गलती नहीं करोगे। बोले आकाः सवर्णे दीर्घ। हमारे जितने भाई बहन देख रहे हैं, जितने हमारे मित्र देख रहे हैं, और सब लोग भाई साहब सूत्र मेरे साथ जरूर बोलिए। बोले आकाः सवर्णे दीर्घ आद्गुणः आद्गुणः वृद्धिरेचि वृद्धिरेचि। अब भैया जब ये पढ़े रहोगे संधि सूत्र है, तो जैसे वृद्धि संधि का आएगा तो पक्का पक्का इसको नहीं मारोगे, क्योंकि इसमें देखो गुण है, इसमें दीर्घ है, इसमें वृद्धि है, इसमें यण है, इसमें देखो यचो अयवा यावा आदि वाला थोड़ा, लेकिन इसको भी पकड़ लोगे। लेकिन संधि वृद्धिरेचि वृद्धिरेचि इको यणचि इको यणचि इको यणचि यचो यवायावः यचो यवायावः यचो यवायावः इंगः पदान्तादति इंगः पदान्तादति इंगः पदान्तादति इंग पररूपम इंग पररूपम। यहां से आपका प्रश्न कहाँ वो गलत कराएगा मैं बता दे रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा बुद्धिमान होंगे तो आप लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे जिस चीज को मैं बताने जा रहा हूं। इसीलिए मैं आज इसको आपको इतना रखा था। आपको कभी कभी इन दोनों सूत्रों में वो कंफ्यूजन में डाल देगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका देगा इंगः पदान्तादति, पूछा जाएगा यही वाला देगा, ये वाला इंगः पदान्तादति पूछा जाएगा फंसाने के लिए, गलत कराने के लिए पूछा जाएगा ये किस संधि का सूत्र है, और ऑप्शन में रहेगा पूर्व रूप, पर रूप, ऐसे ऐसे करके रहेगा ना। लेकिन मित्र ध्यान दिए, यंगः पदान्तादति में पर रूप नहीं आया है। पक्का पक्का ये किसका होगा, पूर्व रूप का। कितने लोगों को होगा, पूर्व रूप का। और जब आपसे पर रूप ज्यादातर ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो पकड़ लोगे पर रूप लिखा है, ये बहुत पूछा जाता है। दूसरा चीज जो मित्र आपसे पूछा जाएगा, जहां आप गलती करने का चांस आपको रहेगा मित्र, वो आपको यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। कहां से, देखिए यहां से। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं संधि सूत्र। कौन सा सूत्र है, अरे भाई संधि पढ़ रहे हैं ना। ये आद गुणा और वृद्धि रेच क्या है, संधि सूत्र है। इसी में मित्र संज्ञा सूत्र पूछ लेता है। क्या पूछता है, संज्ञा सूत्र। और इसका भी और किसी में नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें दोनों में पूछ लेता है, वृद्धि और यह गुण में। लेकिन वृद्धि गुण में पूछे तो आप तुरंत अलर्ट रहो। जैसे संधि सूत्र पूछे तो आद गुणा वृद्धि रेच मारो, और जैसे संज्ञा नाम लिया नहीं कि आप मारो भैया, क्या मारेंगे, कहेंगे आदेंग गुणा, और जैसे ये पूछे तो कहेंगे वृद्धिरा, क्या मारेंगे, वृद्धिरा दैच। भाई साहब फिर बता रहे हैं, ये हमारा जहां तक अनुमान है, इस जो आप ये जो चैप्टर देख रहे हो, चैप्टर क्या, जो आज इस चार्ट से हो सकता है एक प्रश्न आपके परीक्षा में टेट में आ जाए, एक प्रश्न। तो यहां आपको कैसे गलत कराएगा, यहां गलत करा देगा। या तो संधि सूत्र पूछाएगा तो दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो आपको ये पहचाना रहेगा कौन संधि सूत्र है, कौन संज्ञा सूत्र है। वृद्धि रेच में भी ऐसे दे देगा, वृद्धि संधि विधायक सूत्र। तो जैसे संधि विधायक कहेगा तो वृद्धि रेच, और पूछा जाएगा वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, क्या होगा, वृद्धिरेच। अरे हम यहाँ आपको कल परसों में पढ़ाए थे, बहुत विधिवत पढ़ाए थे मित्र। ये हमको बताता है कि आ का नाम, आई का नाम, औ का नाम वृद्धि है। क्या नाम है, वृद्धि है। और ये हमको बताता है, ई वाला सूत्र बताता है, ऊपर लिख दे रहे, आ का, ए का, ओ का नाम क्या है, क्या नाम है, गुण है। क्या है, पूछा जाएगा संस्कृत व्याकरण में वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं, 3 हैं, आ, आई, औ। ये हमको कौन बताता है, ये बताता है वृद्धिरादैच। ठीक है। और आदेंग गुणा हमें बताता है कि संस्कृत व्याकरण में
3 वर्णों का नाम गुण है। पूछा जाएगा गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं, कौन नहीं है, कैसे है, ये आप ये समझिएगा। तो आप कहेंगे आ, ह्रस्व आ, ए, ओ का नाम गुण है, और इसी को दीर्घ दीर्घ कर मान लो, आ का आ, ए का आई, ओ का औ, दीर्घ दीर्घ क्या भाई, ये भी दीर्घ है, भी दीर्घ है, तो ए का आई कर दीजिए, ओ का औ कर दीजिए, आ का आ कर दीजिए। आ आई औ का नाम क्या है मित्र, वृद्धि है। क्या नाम है, वृद्धि है। तो हमारे जितने मित्र हैं, आज मैं आपको ये कार्य दे रहा हूं, कल भाई साहब एकदम झकाझक चलते रहेंगे, ठीक है। कि नहीं, आज ज्यादा रोज संधि का भी भूमिका है भाई साहब, ये पूरी भूमिका है, और पूरा मैं आपको चार्ट से पढ़ाने वाला हूं संधि। चार्ट से अगर 2 पेज पढ़ लिए तो आपको पूरी स्वर संधि, 2 पेज पढ़ लिए व्यंजन संधि, 1 पेज पढ़ लिए विसर्ग संधि, 5 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। उदाहरण तो आप चाहे 10 पेज लिखिए, 5 पेज में पूरी मैं संधि आपकी समाप्त करूंगा। कितने पेज में, 5 पेज में पूरी संधि। और निश्चित रूप से मित्र, अब ये अगर इतना आप लेकिन इतना पका लीजिएगा, एक छोड़िएगा भाई साहब, इतना आप पका लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इतना जब आप पकाए रहेंगे तो कल फिर भाई साहब हम उस पर ऐसा चलाएंगे, ऐसे आप पकी हुई रहेंगे भाई साहब, फिर उसके बाद इतना उस पर चलाएंगे कि आप एकदम घिस घिस के भाई साहब एकदम दौड़ने लगेंगे, ठीक है। अरे ये देखो लाला, खड़े हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये जब बालक इसको देख रहे हैं, जब ये पढ़ सकता है तो सब लोग पढ़ सकते हैं, पक्का ये पढ़ सकता भाई साहब, सब लोग पढ़ सकते हैं। वास्तव में 8 का है विद्यार्थी, भी 9 में गया है, समझ में आया। तो इसको पढ़ा रहे हैं, अब इसको पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से मित्र आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, हम यहाँ बैठा के पढ़ाते हैं, चेक करते रहते इसके माध्यम से कि आपको आया कि नहीं आया, क्योंकि आप लोग तो भाई दूध हो, इतना तेज कमेंट्स आता आप लोगों का कि मैं आप लोगों को क्या कहते हैं बता भी नहीं पाता हूँ। भाई कमेंट्स इतना देखना संभव नहीं है। और हमारे जितने मित्र हैं, रूबी वर्मा जी हैं, राजकुमार जी हैं, अभिषेक जी हैं, आरती जी हैं, इतना तेज कमेंट चलता रहता है। प्रिया सिंह जी हैं, राज ठाकुर जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, सौम्या पांडे जी हैं, पूनम पाल जी हैं, सीमा शालिनी जी हैं, नितेश जी भाई साहब बहुत तेज, आरती मौर्य जी हैं, नंदिनी ठाकुर जी हैं, प्रीतम गुप्ता जी हैं। वैसे सभी मित्र जितने हमारे इस समय 16, 17, 18 हजार लाइव तक हैं मित्र, सभी मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए कि आप लोग संस्कृत के प्रति एकदम समर्पित हैं। और मित्र उसी तन्मयता के साथ मैंने आपको कहा था कि इधर भी थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही कुछ कक्षाएं लेने में, और व्यस्तता है। कल हायर का एक पेपर उसके बाद देने के बाद, और अभी कुछ और कारण थे तमाम, तो बस कल के बाद वैसे, लेकिन लगातार भी एक भी कक्षा मिस नहीं किए हैं, और उसके बाद ये कक्षा लगातार चलती रहेगी। जो हमारे मित्र कोई भी गिलवा शिकायत हो वो उसको दूर करते हुए फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भैया नोट्स बनाते रहिएगा, सारा गिला शिकवा एक तरफ, और आपका नोट्स, क्योंकि उमार आप भरेंगे, नौकरी आप पाएंगे, हम तुमको क्या, हम तो भाई साहब फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ के अच्छे से 29-30 नंबर पा जाना। आपका थोड़ा सा सहयोग, आपकी मेहनत में थोड़ा सा सहयोग हमारा भी हो जाएगा, बाकी तो सारा काम आप कर रहे हो, ठीक है। और हम अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानते हैं कि अगर हमारे पढ़ने से बहुत सारे लाखों विद्यार्थी पढ़ के थोड़ा सा लाभ पा रहे, तो अपने आप को मैं 1 लाख गुना, समझो 1 लाख गुना मेहनत कर दी भाई साहब। आज समझ आ गया, जितने आप लोग हो सब हमारे लोगों के बल हो, ताकत हो। बस मित्र आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइव सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपकी इच्छा हो, ठीक है। निश्चित रूप से क्या करना, लाइक वाले में एक बटन दबाना, इसे दाना था भाई साहब, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप अगर पहले से किए हैं तो। देखिए अनसब्सक्राइब ना कर दीजिएगा ना, कहीं नहीं साला ज्यादा बोलता, अनसब्सक्राइब कर लें भाई साहब। बहरहाल आप स्वतंत्र है, मोबाइल आपकी, हाथ आपका है, मन आपका है, दिमाग आपका, ये भी आपका। तो निश्चित रूप से मित्र आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।